ओके, तो ये स्टैटिस्टिक वन का वीक वन का पहला लाइव क्लास है और इसमें हम वीक वन के पूरे कंटेंट को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिया होगा इसका जो लेक्चर वीडियोस हैं और एक्टिविटी सोल्यूशन क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को आपने ट्राई किया होगा। अगर नहीं ट्राई किया है तो इससे क्लास के बाद फिर से ट्राई करिए। कुछ अगर डाउट्स होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं। जब नेक्स्ट क्लास हम लेंगे तो उसमें पहले हम इस वीक का कोई अगर पेंडिंग डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है, उसे क्लियर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरी आवाज क्लियर है? एक बार बता दो आवाज। ओके, ऑडिबल? विशाल, आर यू हियर? कैन यू लिसन मी? एम आई ऑडिबल? ओके, वेट। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? ये सही है। ओके, ठीक है। तो अभी मैंने इसके पहले बताया कि वीक वन का मैंने शेयर कर रहे हैं। इसमें मैं पहले समरी कवर करूंगा, समरी के बाद जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपके कुछ अगर डाउट्स होंगे वो हम लेंगे। ओके तो सर। इसके पहले मैं ये सेशन स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको जो है ओरिजिनल प्लेलिस्ट भी शेयर कर दी है जो आईआईटी मद्रास के द्वारा है, जो टीचर ने पढ़ा रखी है। जो रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट आपको मिलेगी कोर्स में वो मैंने शेयर कर दी है। तो आप अपना वन माइक म्यूट कर सकते हैं। कुछ बोलना होगा तो माइक ऑन कर लेना। सर एक्चुअली कुछ बोलना होता है ना तो आप इनवाइट करोगे तो ही अनम्यूट होता है, यहाँ पे वो इशू हो गया थोड़ा सा। अच्छा, ये चीज गलती ठीक है, कोई कोई नहीं, चलो रहने दो। तो नहीं, अभी अभी माइक पर म्यूट का ऑप्शन नहीं है क्या? रुक जाओ, मैं एक मिनट देखता हूँ मेरे पास कोई ऑप्शन है। एक मिनट, मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए। मेरे पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो म्यूट का है, हो गया, ठीक है। मैं अनम्यूट करूंगा तो ठीक। तो जो लेक्चर्स में एक चीज जो एक्स्ट्रा मैम ने कवर की है, आप देखेंगे वीक वन से लेके वीक फोर तक। तो जो चीज एक्स्ट्रा है वो मैंने इसमें नहीं लिया है क्योंकि वो कोर्स से रिलेटेड नहीं है। अ, अरे अरे, ये कैसे आ रहा है? सबका नाम कट जा रहा है। इसने पिन किया अभी ग्रुप में मैसेज, मैंने भी पिन किया था तो नाम क्रॉस हो गया, पता नहीं कैसे। कोई बात नहीं। तो तो मैं कह रहा था कि जो एक्स्ट्रा चीज मैम ने कवर किया है वो गूगल स्प्रेडशीट है। गूगल स्प्रेडशीट से अगर आप परिचित नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ, उसके बारे में बात कर लेते हैं उसके बाद में। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। चैट में आप यस नो करते रहो ताकि मुझे पता चलता रहे। ओके, तो हम यहाँ पर एक अलग से टैब खोलते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आप ऐसे यहाँ पर लिखोगे स्प्रेडशीट और सर्च करोगे तो गूगल शीट्स करके आता है। गूगल शीट ये मोबाइल में, एंड्रॉइड में भी एप्लीकेशन है गूगल शीट करके, आप इसको ब्राउजर में खोल सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर अगर आपने थोड़ा बहुत काम किया उसके बारे में जानते हैं तो ये वैसा ही होता है। गो टू शीट्स पे जाइए, साइन इन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ शीट्स हैं, अगर हम ब्लैंक स्प्रेडशीट ओपन करें तो यहाँ से ये ऐसे ओपन होता है और ये बिल्कुल ही आपको फील आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह। जो एक्सेल में हम काम करते हैं जो चीजें होती हैं, फर्क ये है कि एक्सेल में जो है फार्मूला आप बनाते हैं और ये ऑनलाइन है। यहाँ पर आपको कुछ रेडीमेड फार्मूला भी मिलेंगे, कुछ आप बना भी सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स हैं इसके। तो मैम ने इसमें जो कवर किया है, हमारा लाइव क्लास था ये था। हाँ, मैं इसको यहाँ से इधर करता हूँ। इसको वापस से कर दिया। चलो इधर आओ। तो इसमें जो है
मैम ने क्या कवर किया है कि जो अभी तो फर्स्ट वीक में ज़्यादा कुछ है नहीं, स्प्रेडशीट में बताया है कि कैसे आप इसमें चार्ट बना सकते हैं, कैसे इसमें जो है उसका व्यू देख सकते हैं, टेबल व्यू, और ग्राफ में भी बना सकते हैं। कई तरह के ग्राफ होते हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट आगे हम पढ़ेंगे। और इसमें जो कैलकुलेशंस होंगे आगे वीक 2, 3, 4 में आपको कुछ कैलकुलेशंस करने होंगे। वो कैलकुलेशंस के लिए ऑलरेडी गूगल सीट में कुछ कमांड है, कुछ फॉर्मेट है, आप इसमें वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। हालांकि ये इसका एग्जाम से आपका कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम में इसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और न ही आपके ग्रेडेड वगैरह में से क्वेश्चन है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो जैसे अगर कोई कैलकुलेशन है, हैवी कैलकुलेशन है, वो अगर आप कैलकुलेट करते हो अपने से, तो आपको उसमें 5 से 10 मिनट लगेगा। तो अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करके इसमें वो डाटा आपने फीड किया, वो यहाँ पर आपको झट से आंसर दे देगा। तो ये चीज आपको लेटर ऑन काम देगी, जब जरूरत हो आप जानते हैं। तो इनिशियली जब आप बेसिक पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो ये गूगल शीट वाला पार्ट को मैंने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ये हमारे एग्जाम वगैरह से रिलेटेड नहीं है, आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है। अगर आप मैंने जो लेक्चर शेयर किया आप वहां से देखना चाहें तो देख लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अदरवाइज जब आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे तो भी आप वहां पे आप विजिट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप ले सकते हैं। और ये आपके काम की चीज है, गूगल शीट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, बट ये एग्जाम वगैरह से रिलेटेड नहीं है, कोर्स में उतना इसका इंपॉर्टेंस नहीं। ओके, तो अब हम इसको ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपना हम कोर्स में सिलेबस स्टार्ट करते हैं। जो मैंने नोट्स यूज किया था वही यहाँ पे मैं रेफर करूंगा। तो अब हम आते हैं स्टैटिस्टिक पे। आप माइक ऑन कर लो, ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं था, माइक आप ऑन कर लो ताकि हमारा बीच में कम्युनिकेशन रहेगा, तो अच्छा इंटरेक्शन की तरफ पढ़ाई होगी। तो माइक ऑन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप ऑन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? अच्छा, आपने स्टेज लीव कर दिया, आपको बजरंग भी आ गया। आप लोग को मैं इनवाइट टू स्टेज कर देता हूँ, आप लोग माइक ऑन कर लो ताकि इंटरेक्शन बना रहे। अच्छा, इनवाइट टू स्टेज। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं पढ़ाई। तो स्टैटिस्टिक में जो है अभी हम शुरू में थोड़ा हम डेटा के बारे में जानेंगे, और इस स्टैटिस्टिक कितने प्रकार का होता है ये हम जानेंगे। वीक 1 to 4 में आपका यही रहेगा। जैसे ही वीक 4 के बाद आप वीक 5 में जाएंगे, क्वालिफायर क्लियर करके नेक्स्ट में जाएंगे, वहां से आपका जो शुरू होगा प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और उसके बाद प्रोबेबिलिटी। वो आपका स्टैट्स 1 फुल चलेगा और स्टैटिस्टिक 2 में भी फुल वही है, प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि स्टैटिस्टिक का मतलब ही होता है कि हमें जो है थोड़ा सा कोई चीज डेटा पर हमने स्टडी किया और उसके बेस पर हम कोई बड़ा लार्ज डेटा के बारे में हम कोई इन्फर कर रहे हैं, कोई डेटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई उसमें रिजल्ट उसके बारे में आइडिया लगा रहे हैं। तो वो सब चीज जो होती है प्रोबेबिलिटी पे बेस होती है, संभावना। जैसे हमने लास्ट मंथ हमारा चल रहा है मई का, मई और जून का हमने टेम्परेचर देखा, नॉर्थ इंडिया में क्या रहता है, बारिश का क्या रहता है, उस हिसाब से हमने पिछले 3-4 साल का देखा और उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि अगले साल ऐसा होगा। या फिर अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में आप देखोगे कि एग्जिट पोल आएगा, जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा। तो एग्जिट पोल क्या होता है कि एग्जिट पोल में वो जाकर के सबसे तो डेटा नहीं देते कि किसने किसको वोट दिया, वो एक एरिया में सर्वे कर लेते हैं, कुछ लोगों से पूछ लेते हैं और उस बेस पे आप आइडिया लगाते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में ये इसकी सीट आ रही है, मध्य प्रदेश में इसकी सीट आ रही है, महाराष्ट्र में इसकी सीट आ रही है। तो उस बेस पे एग्जिट पोल एक डेटा देते हैं कि अभी जो है आगे बीजेपी जीत रही, कांग्रेस जीत रही, जो भी है। तो आप लोग रिलेट कर पा रहे हो? तो ये चीज हो गई। यस सर। हाँ, तो स्टैटिस्टिक का मतलब यही चीज है कि हमें जो है डेटा से हमें खेलना है, डेटा से हमें चीजें निकालनी है, डेटा ही हमारा सब कुछ है। डेटा साइंस में स्टैटिस्टिक इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको आना चाहिए। तो बहुत ही ध्यान से स्टैटिस्टिक को पढ़िए, स्टैटिस्टिक की चीजें आपको बहुत जरूरत पड़ेंगी। और इसमें मैथ भी आता है, कैलकुलेशन, इसलिए मैथ और स्टैटिस्टिक दोनों ही जो है नींव कहे जा सकते हैं डाटा साइंस की। तो अब स्टैटिस्टिक का जहां पर डेफिनेशन दिया है, स्टैटिस्टिक इज द आर्ट ऑफ लर्निंग फ्रॉम डेटा। इट इज कंसर्न विद द कलेक्शन ऑफ डेटा, देयर सब्सिक्वेंट डिस्क्रिप्शन एंड देयर एनालिसिस व्हिच ऑफन लीड्स टू द ड्राइंग ऑफ कंक्लूजंस। बात वही हो गई। अब आते हैं दो यहाँ पे टर्म आए हैं, पॉपुलेशन एंड सैंपल के। ओके, तो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा पॉपुलेशन एंड सैंपल क्या होता है।
कुछ नहीं, पॉपुलेशन और सैंपल सिंपल चीज है। अगर हम कोई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो जो आप ये समझ लो, जो ये आपने सेट वगैरह पढ़ा होगा, यूनिवर्सल सेट जो हो गया, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इस पूरे डेटा को हम पॉपुलेशन का नाम देंगे। और अगर हम इसमें से कोई सैंपल लेते हैं, तो हम इसको छोटा डाटा लेते हैं, तो इसको हम सैंपल का नाम देंगे। तो जैसे मैंने अभी वोट वाला एग्जांपल दिया कि एक मान लो कि 10-50 लोगों पर सर्वे करके और पूरा एक यूपी के बारे में आइडिया दिया गया कि यूपी में ये सीट आ रही है, तो वो जो 10-50 लोगों का डेटा लिया गया, इसको हम सैंपल बोलेंगे। और जो फुल हमने इंफॉर्मेशन इन्फर करके जो कंक्लूजन बनाया, रिजल्ट बनाया यूपी के बारे में, ये हमारा पूरा पॉपुलेशन है यूपी। तो सैंपल एंड पॉपुलेशन वेरी इजी, आप कॉन्सेप्ट समझो कि जिस छोटा पार्ट हो गया वो सैंपल हो गया, पूरा डाटा की बात करें तो पॉपुलेशन। जैसे अब यहाँ पर एग्जांपल में ग्राफ पिक्चर के द्वारा बताया गया है कि ये पॉपुलेशन है और ये सैंपल है। तो इस पॉपुलेशन से अगर हम सैंपल लेने के लिए अगर सही सही सैंपल कैलकुलेशन कलेक्शन की बात की जाए, तो ऐसा होता है सैंपल की जिसमें हमारे सारे रिप्रेजेंटेटिव हो। जैसे हमने अगर मान लेते हैं वोट वाला एग्जांपल ही लेते हैं कि हमें वोट वाला सैंपल कलेक्ट करना है यूपी का, तो यूपी से हम अगर हमें कलेक्ट करना है, तो यूपी के डिफरेंट डिफरेंट एरिया से हम थोड़ा सिटीज का भी हम लोगों के डेटा लेंगे, जो गांव में रहते हैं उनके भी डेटा लेंगे, जो थोड़ा मीडियम फैमिली है उनकी डेटा लेंगे, जो थोड़ा रिच लोग हैं उनके उनसे डेटा लें, जो लोअर क्लास है उनसे भी डेटा लें, और उसमें से भी जो है जेंट्स लेडीज बॉयज, बॉयज तो वोट देते हैं, जो एडल्ट है वही वोट देते हैं। तो हम दोनों हर तरह के डेटा कलेक्शन का मतलब हमारे जो सैंपल कहने का मतलब कि उसमें सारे चीज इंक्लूड, जैसे इसमें जो कलर से दिखाया गया है कि ब्लू है, ऑरेंज है और ग्रीन है, तो इसमें देखिए ब्लू भी है, ग्रीन भी है, ऑरेंज भी है, तो ये गुड सैंपल कहा जाएगा। अब मान लेते हैं हमने इसमें से सैंपल लिया, लेकिन हमने सिर्फ ब्लू वाला लिया, हमने ये ग्रीन वाला नहीं लिया, तो हमारा डेटा सैंपल जो होगा वो सैंपल तो है वो, बट वो एक गुड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हमारे पॉपुलेशन का। तो इस बेस पे अगर हमने कोई डेटा इन्फर किया, इस बेस पे हमने कोई एजम्पशन बनाया पॉपुलेशन के बारे में, तो उतना सही, उतना एक्यूरेट, उतना सही नहीं होगा। तो ये सैंपल जो होगा वो गुड सैंपल नहीं कहा जाएगा। अब आती है बात की मेजर ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक के कितने ब्रांच होती हैं? तो दो ब्रांचेज हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पर अभी हम जो पॉपुलेशन और सैंपल की बात कर रहे थे, उसी के बेस पे आती है डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। नाम से क्लियर है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का मतलब ये हो गया कि हमने एक जो डेटा लिया, मान लेते हैं हमने ये सैंपल लिया, तो ये सैंपल पर हमें जो स्टडी करना है, जो हमें आउटकम हमने बनाया, जो भी रिजल्ट बनाया, जो भी कंक्लूजन हमने बनाया, वो सिर्फ हमने ये जो सैंपल है इसी का हमने बनाया, इसी के बारे में हमने आइडिया लिया कि ये सैंपल का मान लेते हैं कोई क्लास का स्टूडेंट का मार्क्स है, कितने बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, बुरा परफॉर्म किया, तो जो हमारे पास डेटा अवेलेबल डेटा के बारे में हम स्टडी किया, और इसी का हमने जो भी हमारा कंक्लूजन बनता है, जो भी हमारा रिजल्ट आता है, जो भी हम आउटकम निकालते हैं, जो भी हम आउटपुट देते हैं, वो सिर्फ इसके लिए है। तो वो हमारी होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, मतलब कि हमने जो डेटा हमारे पास है हमने उसको डिस्क्राइब किया, उसके बारे में हमने विश्लेषण किया, उसके बारे में हमने स्टडी किया और बताया। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, इन्फर करना मतलब कि कोई छोटे चीज से कोई बड़ा चीज निकालना। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक ये होगा कि हमने स्टडी तो इसको किया, लेकिन हमने आइडिया दिया इसके बारे में, तो ये चीज हो गया इन्फ्रेंशियल, कि हमने छोटा डाटा पर सैंपल पर स्टडी करके पॉपुलेशन के बारे में आइडिया दिया आपको, वहां के पॉपुलेशन के बारे में हमने आपको गेस किया कि चीजें हो सकती हैं जो भी है। तो ये हो जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में वो पार्ट आएगा, वो स्टैटिस्टिक आएगा जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उसी के बारे में कंक्लूजन बता रहे हैं। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में वो चीज आएगा जो हम सैंपल लेंगे और पॉपुलेशन के बारे में बताएंगे। द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक कंसर्न विद द ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल। कंक्लूजन बना रहे कोई पॉपुलेशन के बारे में, और इसके कहेंगे कि ठीक है, the part of statistics concerned with the description and summarization of data is called descriptive statistics। यहाँ से होता है कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होगा वो सैंपल पे भी हो सकता है और पॉपुलेशन पे भी हो सकता है। अगर हम पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करके और हम बता रहे हैं, मतलब हमने अगर यूपी की जनसंख्या मान लेते हैं 5 लाख है, तो हम हर बंदे के पास गए, 5 लाख के पास बंदे के पास गए और पूछा किसको वोट दिया है, तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। बट हमने अगर कुछ 10,000 लोगों पर स्टडी करके और 5 लाख के बारे में आइडिया दी, तो इन्फ्रेंशियल हो गया। तो हमारा जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है वो सैंपल एंड पॉपुलेशन दोनों पे परफॉर्म होता है, और जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है वो केवल सैंपल पे होगा।
पॉपुलेशन पे नहीं होगा, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि हमने सैंपल पे स्टडी किया और पॉपुलेशन पे आइडिया दिया। तो इन्फ्रेंशियल सैंपल पे होगा और डिस्क्रिप्टिव सैंपल एंड पॉपुलेशन दोनों पे होगा। पर्पज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है? इफ द पर्पज ऑफ द एनालिसिस इज टू एग्जामिन एंड एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कलेक्टेड डेटा ओनली, देन द स्टडी इज डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, उसी के बारे में बताएंगे कि जो हमारे पास कलेक्टेड डेटा है उसी के बारे में अगर हम कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होगा। एग्जाम्पल भी दिया गया कि 50 स्टूडेंट हैं और 100 मार्क्स उनका हुआ है और उनका हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो हमने कहा कि क्लास का जो एवरेज 65 होता है, तो उस 50 स्टूडेंट के टोटल का एवरेज 65 है, तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कि इफ द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सैंपल ऑफ ए पॉपुलेशन, सैंपल देखिए नाम दिया गया यहाँ पर सैंपल, कि हमने सैंपल लिया और वहां से हमने पॉपुलेशन का जो है, and the purpose of the study is to use that information to draw conclusion and inferences about the population, और उससे हमने जो conclusion या आइडिया हमने निकाला पॉपुलेशन के बारे में निकाला, तो वो हमारा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक हो गया। एग्जांपल में क्या दिया है कि टीचर वांट्स टू नो द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द स्कूल, सिंस देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, the teacher collects a sample of student from the school and calculate the average marks of the selected student, which is say 60 marks। मतलब उसने 10-15 लोग बच्चों को इकट्ठा स्कोर लेके उनका एवरेज निकाला 60 मार्क, और टीचर ने बोल दिया कि ये जो है, देन टीचर मेड द कंक्लूजन यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट एवरेज मार्क ऑफ ऑल स्टूडेंट इस क्लास इज 60, और उसके बेस पर टीचर ने बता दिया कि सारे क्लास का जो एवरेज है वो 60 है। तो ये हमारा इन्फ्रेंशियल हो गया। तो ऐसा इसके पर्पज के बेस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंस ये चीज। नेक्स्ट टर्म आता है डेटा। डेटा क्या है? तो डेटा हम सभी जानते हैं कि डेटा जो भी हम इंटरनेट पे कुछ भी कर रहे हैं सब डेटा ही है। डेटा आर द फैक्ट एंड फिगर कलेक्टेड, एनालाइज्ड एंड समराइज्ड फॉर प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो जो भी हमारे पास जिस पर हम स्टडी करेंगे सब कुछ डेटा है। यूट्यूब कमेंट्स हमारा डेटा है, फेसबुक लाइक्स कमेंट सब डेटा है, जो भी हम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, जो भी हमारे आईडी पासवर्ड है, जो हमारे डेट ऑफ बर्थ है, हमने हम जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ डेटा है। तो जो कुछ भी दिख रहा है सब डेटा हो गया हमारे लिए। तो पर्पज टू कलेक्ट द डेटा का पर्पज क्या है? जनरली वी कलेक्ट द डेटा व्हेन वी आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट ऑफ सम ग्रुप और ग्रुप्स ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग्स और इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल टू नो अबाउट टेम्परेचर इन ए पर्टिकुलर मंथ इन चेन्नई। तो वो भी मैंने बताया कि किसी चीज के बारे में स्टडी करना हो, सब डेटा हो गया। स्टूडेंट का मार्क्स हो गया, सब डेटा हो गया। अब आता है डेटा कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और स्ट्रक्चर्ड डेटा, दो प्रकार के होंगे। अभी हम स्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर कहीं एक जगह मेंशन है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा उतना यूजफुल नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी जो हम आगे आज के टाइम पे जो यूज हो रहा है, जो AI यूज कर रही है, वो ज्यादा से ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे ही स्टडी कर रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का ही यूज हो रहा है। आप देखोगे कि आप 2-4 वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे, फिर यूट्यूब आपको वैसी से रिलेटेड रिकमेंड करने लगता है। आप कुछ कमेंट देखो, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, और उसी के बेस पे जो बन रहा है एल्गोरिदम और AI हमारे लिए, वो सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का ही यूज हो रहा है। हमारे कमेंट्स को पढ़ के, हमारे जो है बिहेवियर को ट्रैक करके वो चीजें हमें ट्रेस करें। हमने कोई फेसबुक पे जाके कोई शूज देखा, अब हम कुछ कहीं और वेबसाइट पे जाएंगे, वो शूज फेसबुक का हमें जो है ऐड दिखता रहेगा, ये शूज आ रहा है, ये इसका दाम कम हो रहा है, लाइक दैट। ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के थ्रू आते हैं। तो अभी हम जो स्टडी करने वाले हैं वो हम स्ट्रक्चर्ड डेटा पे स्टडी करने वाले हैं, लेकिन आप दोनों चीजों को समझ लो। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज ए डेटा सेट दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन ए प्री डिफाइंड मैनर। सिंपल ये समझ लो कि स्ट्रक्चर डेटा वो होगा जिसको हम टेबल फॉर्म में बना के लिख सकें। टेबल हमने बना दिया, कोई एक कॉलम बना दिया, इसमें हमने हाइट लिख दिया, इसमें एज लिख दिया, इसमें कुछ और लिख दिया, तो उससे रिलेटेड कुछ हम डेटा मेंशन कर देंगे, टेबल फॉर्म में लिख देंगे, वो स्ट्रक्चर डेटा हो गया। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब जिसको हम टेबल फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे यूट्यूब के कमेंट्स हैं, या फिर हम ये कहें कि कोई वेबसाइट हमने खोला, तो वेबसाइट में हमारे पे आपको दिखेगा, कोर्स भी दिखेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिखेगा, डिफरेंट चीजें दिखेंगी, वो सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। कोई गाना हो गया, गाने की जो लिरिक्स है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, उसको आप कोई टेबल फॉर्म में नहीं बता सकते कब क्या है कैसे। तो इसलिए है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में अंतर। Structured data is a standardized format of providing information about a data set and it is clearly defined and searchable.
As for the information is a data set to be useful, we must know the context of the numbers and text it hold. Also, structured data is easy to analyze and understand. ये easy to understand and analyze करना है, hence we need to organize the data. Let's consider following two example. देखो यहाँ पर एग्जांपल में दिया है YouTube कमेंट, इमेज फाइल, सोशल मीडिया पोस्ट, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। और स्ट्रक्चर डेटा का ये एग्जांपल है इस तरह के, देखो जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, फोर्ड, ये सब स्ट्रक्चर डेटा है। डेटा सेट ऑफ फर्टिलाइजर का है कि ये चीज है, टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, एरिया, फील्ड, टाइप ऑफ क्रॉप्स, ये सब चीजें ये स्ट्रक्चर डेटा में आएगा। ओके, तो अभी हमने देखा हमने पढ़ा क्या क्या चीजें पढ़ी हमने पढ़ा पॉपुलेशन और सैंपल। उसके बाद हमने पढ़ा स्टैटिस्टिक के कितने पार्ट हैं। स्टैटिस्टिक के पार्ट में हमने पढ़ा डिस्क्रिप्टिव, थोड़ा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। उसके बाद हमारा टर्म आया डेटा। तो डेटा में हमने पढ़ा कि दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आते हैं अब हमने कहा कि हमारे लिए जो स्टडी है वो स्ट्रक्चर डेटा पे है। अनस्ट्रक्चर डेटा को हम अभी कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, अभी हमारी जो पढ़ाई है वो स्ट्रक्चर डेटा पे। तो अब स्ट्रक्चर डेटा पे आ गए, तो इसका मतलब कि स्ट्रक्चर डेटा हमारा जो होगा टेबल फॉर्म में होगा। तो टेबल फॉर्म में जब कोई चीज हम लिखेंगे तो दो चीजें होंगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक होगा वेरिएबल और दूसरा होगा केसेस। तो टेबल फॉर्म में कोई डेटा है तो उसमें एक चीज होगा वेरिएबल, एक होगा केस। जैसे हम इस टेबल को बात करते हैं तो इसमें जो हमारा अगर हम बात करें नेम, तो नेम हमारा जो हो जाएगा वेरिएबल है, जेंडर हमारा वेरिएबल है, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स इन क्लास, ये सब वेरिएबल है। और केसेस किसको बोलते हैं? केसेस मतलब वो हो गया कि जो हम स्टडी करें, जैसे अंजलि हमारा केस है, प्रदीप हमारा केस है, दिव्या, सरिता, हर्ष, हर्षा, भावना, रोहित, विकास, ये हमारे केसेस है। तो केसेस जो होंगे हम यूनिक होगा। जैसे मैंने अंजलि को पॉइंट आउट किया, यहाँ पर एक ही अंजलि है तो हमें पता चल जाएगा कि मैं इस रो की बात कर रहा हूँ। प्रदीप को पॉइंट आउट किया तो हमें पता चल जाएगा कि मैं इस रो की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने कहा मेल, तो मेल में कुछ पता नहीं चलेगा, मेल तो ये भी है, मेल ये भी है, मेल ये भी। तो मेल एक हमारा जो वेरिएबल हो गया। केस का मतलब कि हमें रो का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। मान लेते हैं दो अंजलि है तो हम नाम दे देंगे अंजलि 1 एंड अंजलि 2, तो हम कहेंगे अंजलि 1, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस लाइन की बात हो रही है। तो केसेस वो होते हैं जिससे हम किसी रो को फिक्स कर सकें। जैसे हम यहाँ पर हमारा केस है अंजलि, प्रदीप, दिव्या, सब केसेस है, और बाकी जो डेटा है वो सब हमारा वेरिएबल है। आइए इसका देखते हैं डेफिनेशन क्या है। केस या ऑब्जर्वेशन दोनों नाम होता है, याद रखना। केस भी बोल सकते हैं उसको, ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं। केस या ऑब्जर्वेशन इज ए यूनिट फॉर व्हिच डेटा इज कलेक्टेड। ओके, केसेस शुड यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द डेटा सेट। केसेस जो होता है उससे आपको डाटा सेट का हर रो यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए। वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट दैट वेरीज अक्रॉस ऑल यूनिट्स इंटिट्यूटिवली। ए वेरिएबल इज दैट वेरीज। वेरिएबल का मतलब वेरीज हो गया। अब यहाँ पर दो चीज वर्ड यूज है जो मैं आपको समझा दूं। ए वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट। कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट, इन दोनों का मतलब समझ लो। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और एट्रीब्यूट क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये हो गया कि मैंने कहा कि इसी लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। एट्रीब्यूट का मतलब हो गया कि मैंने इसमें कह दिया 22 मार्च 2003, तो ये भी वेरिएबल ही बोला जाएगा। ऐसा मत समझना कि 22 मार्च तो ये कही है, तो 22 मार्च बोलने से इस रो का पता चल रहा है, तो 22 मार्च केस है कि वेरिएबल, ये कंफ्यूजन मत रखना। 22 मार्च होगा वेरिएबल हो जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ हो गया कैरेक्टरिस्टिक, और उसके अंदर में जो आता है वेरिएबल, ये होता है एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर जो केस है वो सिर्फ ये नेम है, ये जो केस है बाकी सब वेरिएबल। ऐसे घुमा के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम वगैरह में, क्विजेज में, तो आप कंफ्यूज मत होना। केसेस वेरिएबल का डिफरेंस समझना क्या होता है। इन द डेटा टेबल ईच स्टूडेंट, ये सब दिया है। इसको मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको आप आराम से पढ़ना, पता चल जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। हमने डेटा का देखा कि दो टाइप का होता है, अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर। अब इसमें भी क्लासिफिकेशन होता है, कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल। तो अब आते हैं कैटेगोरिकल क्या होता है, न्यूमेरिकल। जो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है,
अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हमारा जो आएंगे वो कैटेगोरिकल में आएंगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और स्ट्रक्चर्ड डेटा जो आएगा न्यूमेरिकल में आएगा। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा डिवाइड इसलिए किया जा रहा है कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल में कि हमारे कुछ डेटा ऐसे होंगे जिन पर हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कर पाएंगे, उसको हम न्यूमेरिकल कैटेगरी में रखेंगे। कुछ ऐसे डेटा होंगे जो डेटा तो है बट उसको हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने कहा कि रेटिंग दीजिए मूवी के या फिर रेस्टोरेंट का, जिसमें रेटिंग में है गुड एंड बेटर एंड बेस्ट। तो इस पे ये जो हमारे लिए डेटा है कि 4 लोगों ने गुड दिया, 5 ने बेटर दिया, 6 ने बेस्ट दिया, लेकिन इस पर हम कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा कैटेगोरिकल में चला जाएगा। न्यूमेरिकल का मतलब होगा कि हमने उस पर कोई रेटिंग हमने लगा दिया कि 1 2 3 4 5 की रेटिंग दो, तो 5 के अंदर रेटिंग देनी, तो हमारा न्यूमेरिकल में आ जाएगा। फर्दर ये डिवाइड होते हैं कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल 2 पार्ट में। कैटेगोरिकल होगा डिवाइड जो होगा वो होगा, कैटेगोरिकल होगा आपका, एक होता है नॉमिनल और ऑर्डिनल में, और न्यूमेरिकल आपका होगा इंटरवल और रेशियो में। तो इसका भी डिफरेंस आप समझना कैसे होता है, क्वेश्चन इस पे आएंगे। तो कैटेगोरिकल डेटा आप समझ गए कि जिसमें आपका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा वो कैटेगोरिकल में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान देना कि कभी कभी जो होता है कैटेगोरिकल वैल्यू को आपको न्यूमेरिकली कोडेड हो जाता है। जैसे हमारा डेटा है मेल और फीमेल का, लेकिन हमने कोड बना दिया, मेल को कह दिया 1, फीमेल को कह दिया 2। तो अब 1 और 2 लिखा हुआ है, लेकिन इस पर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो ये हमारा आएगा कैटेगोरिकल में ही आएगा। ऐसा नहीं कि 1 और 2 लिखा है तो न्यूमेरिकल में चला जाएगा। 1 और 2 कोडेड है, लेकिन वो है कैटेगोरिकल डेटा मेल एंड फीमेल। तो ये चीज तो क्लियर होगी कि कैटेगोरिकल का मतलब क्या होगा, जिसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं हो, कैटेगोरिकल में जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी जिस पर हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में जाएगा। फर्दर इनको जो डिवाइड किया गया इसका डिफरेंस आप समझना थोड़ा आराम से। अब आता है न्यूमेरिकल डेटा, ये तो बता दिया मैंने। मेजरमेंट यूनिट, जो न्यूमेरिकल डेटा होंगे उसमें मेजरमेंट यूनिट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा, हो सकता है। जैसे अगर हाइट है, वेट है, तो उसमें सेंटीमीटर, केजी ये सब होगा, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि होगा। क्वांटिटी है तो उसमें कोई नहीं होगा। ओके, तो फर्दर इसका हमें क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम और जान लेते हैं। दो टाइप के और डेटा होते हैं, जो टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा। तो टाइम सीरीज क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है? देखो, टाइम सीरीज डेटा में क्या होगा, जहां पे आपका टाइम वेरी करेगा, टाइम आपका वेरी करेगा, वो टाइम सीरीज डेटा होगा। क्रॉस सेक्शनल डेटा में आपका टाइम फिक्स रहेगा, टाइम आपका हो जाएगा फिक्स, यानी कि टाइम हो जाएगा आपका ऑब्जर्वेशन केसेस, आपने पढ़ा था ना, केसेस या ऑब्जर्वेशन, तो जो आपका फिक्स होता है तो वो हो गया फिक्स टाइम। और देखिए एग्जांपल, इफ द डेटा इज रिकॉर्डेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज में पीरियड ऑफ टाइम का मतलब उसका टाइम वेरी करेगा। मतलब हमने 1 महीने का डाटा लिया, 1 मई से लेकर के मैंने लिया 31 मई तक, मेरे क्वालिफायर बैच में कितने स्टूडेंट ज्वाइन हुए, उसमें कितने बॉय थे, कितने गर्ल थे, कितना क्या कर रहे थे, इनका डेटा मैंने लिया 1 महीने का, मान लेते हैं 1 मई से 31 मई तक। तो ये हमारा हो गया टाइम सीरीज डेटा, जिसमें हमारा टाइम चेंज हो रहा है, 1 मई 2 मई 3 मई 4 मई ऐसे टाइम चेंज हो रहा है, तो हमारा टाइम सीरीज डेटा हो गया। ठीक है, फिर आता है क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा में क्या होता है, टाइम आपका फिक्स होता है। इफ द डेटा इज ऑब्जर्व एट द सेम टाइम देन इट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल डेटा। मतलब मैंने सेम टाइम डाटा, मतलब आज हमारा 22 मई है, तो मैंने निकाला कि 22 मई को मेरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म यानी कि वेबसाइट पर और मेरे यहाँ यूट्यूब पर और एप्लीकेशन में कितने लोग ने लॉग इन किया, कितने लोगों ने विजिट किया 22 मई के दिन ही। तो मैं डिफरेंट जगह के डेटा एक टाइम पर फिक्स करके ले रहा हूँ। 22 महीने डेट फिक्स कर दिया और मैंने डिफरेंट जगह का डेटा लिया, जहाँ पर टाइम फिक्स हो गया। तो जहां पर टाइम फिक्स होगा वो होगा क्रॉस सेक्शनल, जहां टाइम वेरी करेगा वो होगा टाइम सीरीज डेटा। तो 4 तरह के डेटा अभी आपने पढ़ समझ लिए। एक हो गया आपका कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल, उसके बाद टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल। तो इसका कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल का, इसमें क्लासिफिकेशन है वो अभी हम देखेंगे। तो आते हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। अब आता है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट का मतलब वही होगा कि जो हमारे डेटा है उसको हम कैसे नापते हैं, कैसे मेजर करते हैं। तो जो होगा कि वी हैव 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो नॉमिनल और ऑर्डिनल जो है ये आपका आता है कैटेगोरिकल डेटा के लिए, और इंटरवल और रेशियो जो होता है ये आपका होता है न्यूमेरिकल डेटा के लिए।
आते हैं, इसको समझते हैं कैसा क्या क्या होता है। तो नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट वो होता है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं उसको कर सकते। इसको ऐसे समझ लो कि ये एक सीरीज है। नॉमिनल पहले हो गया, उसके बाद हो गया आपका कैटेगोरिकल, उसके बाद हो गया आपका इंटरवल, और उसके बाद आपका फाइनल रेशियो। मतलब ये हो गया सीरीज, मैंने इसलिए बनाया समझाने के लिए कि जो नॉमिनल स्केल है ये सबसे बेसिक स्केल हो गया, सबसे बेसिक हो गया। तो कैटेगोरिकल वाले में नॉमिनल वाला भी प्रॉपर्टी होगी प्लस एडेड कुछ होगा। और फिर उसके बाद आता है इंटरवल। इंटरवल में नॉमिनल और कैटेगोरिकल इन दोनों के प्रॉपर्टी होगी प्लस कुछ एडेड होगा। और रेशियो में इन तीनों वाली प्रॉपर्टी होगी प्लस एडेड होगा। तो वो क्या एडेड होगा वही इनको डिफरेंस करेगा, उसको आप देखते हैं। तो नॉमिनल स्केल का मतलब वो डेटा हो गया जिसको आप कोई भी ऑर्डर नहीं बना सकते, बिल्कुल वो जो है कैटेगोरिकल डेटा, आप कैटेगरी तो बना सकते हो उसकी, लेकिन उसमें कोई ऑर्डर नहीं कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन ज्यादा है, कौन कम, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जैसे नेम हो गया, बोर्ड हो गया, जेंडर हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, इन सब की आप कैटेगरी बना दो। ब्लड ग्रुप में आ गया आपका ओ पॉजिटिव, ए ओ निगेटिव, ए बी ऐसा आ जाएगा। जेंडर में आपका मेल फीमेल हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेल फर्स्ट है, पहला है, फीमेल बाद में है, कौन कोई पहले है कौन बाद में, कोई ऑर्डर है, ऐसा कुछ आप नहीं बता सकते। तो ये चीज जो हो गई नॉमिनल स्केल में आती है। फिर ऑर्डिनल स्केल में क्या आएगा आपका? ऑर्डिनल स्केल में इसमें ऐड ये हो जाता है कि डाटा ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल चीज नहीं होगी, बट ऐसा डाटा होगा जिसको आप ऑर्डर में लगा सकते हैं। जैसे आपका ये एक्सीलेंट, गुड और पुअर, ये अगर रेटिंग है तो इनको आप ऑर्डर दे सकते हो, या तो पहले पुअर कर दो, बीच में गुड, फिर एक्सीलेंट, या पहले एक्सीलेंट फिर गुड और पुअर। तो एक ऑर्डर में आप बना सकते हो, यहाँ से इधर से इधर, इधर से इधर। तो ये इसमें ऑर्डर आने से इसको बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल। तो ये जो दोनों हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये दोनों होते हैं आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल, कैटेगोरिकल डेटा में होता है। मैंने पढ़ा था कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल डेटा पढ़ा था। तो कैटेगोरिकल के लिए होता है नॉमिनल और ऑर्डिनल, इसमें आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी। कैटेगोरिकल में तो आपका जो नॉमिनल में होगा कि डेटा होगा उसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा, और ऑर्डिनल में होगा कि डेटा में ऑर्डर होगा। और ये दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल में आपके आएंगे। कैटेगोरिकल वेरिएबल भी बोलते हैं, कैटेगोरिकल डेटा भी बोलते हैं, दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल या फिर कैटेगोरिकल डेटा, ये दोनों चीज यूज हो सकता है। तो कंफ्यूज मत होना। ये हो गया। फिर आता है इंटरवल और रेशियो। अब इसमें समझ लो ये दोनों न्यूमेरिकल, जहां पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलेंगी उनमें आपको ये कैटेगरी मिलेगी, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। तो इनका डिफरेंस समझ लो, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। तो पहले मैं बेसिक डिफरेंस बता देता हूं, फिर मैं समझाऊंगा। तो इंटरवल स्केल वाले जो डेटा होंगे, इंटरवल स्केल वाले वेरिएबल होंगे, उसमें आप दो फंक्शन कर सकते हो, या तो प्लस कर सकते हो या माइनस कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो। रेशियो स्केल वाले में क्या होगा, आप प्लस माइनस गुणा और भाग चारों चीज इसमें कर सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो। तो इस तरह का होगा। यह है बेसिक डिफरेंस, बाकी और बताता हूं। तो रेशियो वाले में आप कर सकते हो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, ये सब कर सकते हो। ये होता है रेशियो स्केल। तो ऐसा क्यों होगा आइए समझते हैं। जैसे ये इंटरवल स्केल है, इसका डिफरेंस अच्छे समझना, क्योंकि इसके बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, घुमा के पूछा जाएगा और आप फंस सकते हो। तो कुछ डेटा ऐसा होगा न्यूमेरिकल डेटा जिसमें आपका रेशियो नहीं कैलकुलेट कर सकते, आपके लिए नई चीज है, इस पर ध्यान देना। जैसे यहां पर एक एग्जांपल मिल गया कि रूम का टेम्परेचर है जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और रूम के बाहर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो रूम के टेम्परेचर से 20 डिग्री ज्यादा है। मतलब यहाँ प्लस माइनस तो चलेगा, लेकिन हम रेशियो नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो बाहर का टेम्परेचर है वो इसका जो है 2x है, यानी डबल है अंदर वाले का। इस चीज को आप समझना। एक मिनट आप लोग हो अवेलेबल, मैं देखूं। ठीक है, कौन है? विशाल। ओके, विशाल इज हियर। कुछ बोलना है विशाल? बजरंग। नहीं सर, चाहिए। ओके, तो मैं एक बार कंप्लीट कर लूं, फिर आपको क्वेश्चन वगैरह कुछ होगा तो मैं लूंगा। अभी तक मैंने जो ठीक बताया है। उसमें कहीं कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछो।
ऐसा कोई क्वेश्चन में ऐसे इधर इशू नहीं है सर, बट जब क्वेश्चन बना रहे हैं ना तो ये अभी जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसी में कंफ्यूजन है। अभी जो करंटली आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इंटरवल स्केल रेशियोज के बारे में। ओके, अब ये जो है अगर कंफ्यूजन तो पूछो, इसमें क्या नहीं समझ में आया, एक्सप्लेन करो प्लीज। नहीं नहीं ऐसा कुछ समझ में नहीं, बट जब क्वेश्चन बना रहे हैं सर उसको पर्टिकुलरली जज नहीं कर पा रहे, वो ऑर्डिनल होगा या फिर ये अनोमिनल होगा। अच्छा, मैं तो वो हम पर्टिकुलर क्वेश्चन लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो ये चीज हो गया, तो इंटरवल और इसमें रेशियो में समझना डिफरेंस। पहले मैं ये एग्जांपल समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा थोड़ा और। तो इस एग्जांपल में मैंने कहा कि आप जो है ये टेम्परेचर का कह सकते हो डबल है, बट इसको डबल नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हो कि टेम्परेचर 20 डिग्री ज्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मान लेते हैं, यहाँ पर मैं एक ब्लैंक पेज ऐड करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो ये ब्लैंक पेज हो गया। तो अब यहाँ पे देखो कि ये रूम है हमारा, ठीक है। रूम के अंदर जो टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि हमारा था, इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, और हमने यहाँ पर हीटर लगा करके इसको हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया, ठीक है। रूम के बाहर जो टेम्परेचर था 10 डिग्री था, तो मान लेते हैं रूम के बाहर टेम्परेचर जरूरी नहीं कि 10 डिग्री होगा, रूम के बाहर हो सकता है कि ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और 5 डिग्री सेंटीग्रेड से और रूम जो है गर्म होके मान लेते हैं, सूरज का दिन निकल गया और रूम का बाहर टेम्परेचर मानते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो यहाँ पर ये फिक्स नहीं है, इनका बेस फिक्स नहीं है, दोनों चीजें जीरो पे नहीं है। अगर दोनों चीजें एक लेवल पे होती, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये इतना बड़ा है और ये इसका इतना बड़ा है, तो इसका डबल है। लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट कहीं है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहीं है, ये हो सकता है माइनस से स्टार्ट हुआ हो, ये कहीं और से स्टार्ट हुआ हो, यानी कि इनका बेस फिक्स नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं। इसको जो हम स्टैटिस्टिक की भाषा में बोलते हैं, वर्ड है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो, स्पेलिंग गलत हो रहा है, इसको वर्ड बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये हो गया कि जीरो नहीं होगा, इसका मतलब हो गया कि इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, इसमें जीरो वाला डेटा अवेलेबल, जिस डेटा का जीरो पॉइंट अवेलेबल नहीं है हमारे पास। हालांकि डिग्री सेंटीग्रेड में भी जीरो होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, लेकिन जीरो के नीचे भी तो जा सकता है। 0 डिग्री एब्सोल्यूट जीरो कहने का मतलब ये हुआ कि जीरो के नीचे फिर कुछ ना हो, जीरो मतलब वो फाइनल हो गया, मिनिमम पॉइंट हो गया। तो जहां पर हमें मिनिमम पॉइंट फिक्स रहेगा, वहां पर हम कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ से इतना हुआ है तो यहाँ से इतना हुआ, तो इसका डबल है, ट्रिपल है, रेशियो हम उस पर गुणा भाग कर सकते हैं। अगर हमारा मिनिमम पॉइंट फिक्स नहीं है तो हम ये नहीं कर पाएंगे, एब्सोल्यूट जीरो नहीं है तो हम इसमें रेशियो नहीं कर पाएंगे, हम इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। तो किसी भी डेटा को आपको पहचानना है, तो इससे अब वेट का कोई कंपैरिजन कर रहा है कि एक पर्सन जो है वो 20 केजी के है और एक पर्सन जो है 40 केजी का है, तो हम ये जानते हैं कि जो वेट है हमारा, वेट है हमारा माइनस में नहीं तो नहीं जाएगा, -10 केजी तो किसी का वेट नहीं होता है, वेट कितना होगा, मिनिमम जीरो होगा, ये भी वेट क्या होगा, मिनिमम जीरो होगा, यानी कि इसका एब्सोल्यूट जीरो है। तो हम ये हमारा रेशियो स्केल में आएगा वेट, इसमें हम इसमें रेशियो बता सकते हैं कि इसका डबल वेट है। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, कोई ऐसा एग्जांपल है जिसमें जीरो फिक्स नहीं है। मान लेते हैं मूवी की रेटिंग है, तो मूवी की रेटिंग जो है वो 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार। तो यहाँ पर हम देखें तो जीरो मिसिंग है, हमारा जीरो नहीं है, 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक है। तो इसमें एब्सोल्यूट जीरो कहने का मतलब कि हमारा जो जीरो फाइनल पॉइंट होना चाहिए, मिनिमम पॉइंट होना चाहिए, वो नहीं है, तो इसमें हम रेशियो नहीं कर सकते, इसमें हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये रेशियो स्केल में नहीं आएगा, ये आपका इंटरवल स्केल में आएगा। तो इंटरवल स्केल में वही चीजें आएंगी जिसमें हम प्लस माइनस कर पाएंगे, और रेशियो स्केल का मतलब जिसमें हम गुणा भाग भी कर सकते हैं। गुणा भाग तभी कर पाएंगे जब उसका मिनिमम पॉइंट जीरो फाइनल फिक्स हो, उसमें जीरो एब्सोल्यूट जीरो अवेलेबल। तो ये है चेक करने का तरीका। अब हम एग्जांपल देख के समझेंगे। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ पे थोड़ा समझाया गया है, नॉमिनल स्केल पहले आता है, उससे ऊपर होता है ऑर्डिनल, उसके ऊपर इंटरवल, उसके ऊपर रेशियो। तो नॉमिनल स्केल में क्या होता है, नेम कैटेगरी, इसमें नेम होते हैं, कैटेगरी होती है, नेम, ब्लड ग्रुप, ये सब कैटेगरी होगी, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा। ऑर्डिनल में क्या होगा, रैंकिंग होगी और रेटिंग होगी, ये सब होगा, उसमें ऑर्डर होगा ऑर्डिनल स्केल में। और ये दोनों हमारे आएंगे कैटेगोरिकल डेटा में आएंगे, कैटेगोरिकल या डेटा या कैटेगोरिकल वेरिएबल, और ये दोनों हमारे न्यूमेरिकल में आएगा। इसमें इंटरवल स्केल होगा, इसमें टेम्परेचर, जीपीए, क्योंकि इनका जीरो नहीं है, इसमें एब्सोल्यूट जीरो नहीं, इसलिए हम प्लस माइनस कर पाएंगे। और यहाँ पर आएगा एज, हाइट, वेट, मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो है तो हम यहाँ पर गुणा और भाग भी कर पाएंगे। तो ये इसका डिफरेंस है।
तो यहाँ पर थ्योरी पार्ट खत्म होता है, कुछ क्वेश्चन है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन लूंगा और आपसे आंसर पूछूंगा, आपको समझ में आया तो बताइए। तो कह रहा है अनसॉल्व प्रॉब्लम है, क्या एन एनालिस्ट वांट्स टू कंडक्ट ए सर्वे फॉर टेस्टिंग द मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल इन ए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार फॉर व्हिच ही सेलेक्ट 25 हॉस्पिटल्स रैंडमली फ्रॉम दैट डिस्ट्रिक्ट, आइडेंटिफाई द सैंपल एंड पॉपुलेशन। तो कह रहा है कि एनालिस्ट जो है वो सर्वे कंडक्ट करना चाहता है कि हॉस्पिटल का मेंटेनेंस कैसा है बिहार में, और उसके लिए वो 25 हॉस्पिटल का डाटा कलेक्ट करता है। तो उसमें पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है, ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। पहला कह रहा है कि द पॉपुलेशन इज ऑल द हॉस्पिटल इन बिहार एंड द सैंपल इज ऑल द हॉस्पिटल इन डिस्ट्रिक्ट। क्या ये सही है? सैंपल गलत। ओके, आप लोग स्टेज पे आए जो भी हैं, ठीक है, बजरंग भी हैं, तुम्हारे साथ आप लोग आंसर दे सकते हो, बात कर सकते हो। हाँ, तो इसमें क्या कह रहा है? सैंपल गलत, ये गलत है ना, पहला गलत, सही बताइए। सेकंड कह रहा है कि द पॉपुलेशन इज ऑल द हॉस्पिटल इन बिहार एंड द सैंपल इज 25 सेलेक्टेड हॉस्पिटल इन बिहार। ये सही है गलत है? गलत है सर। क्यों? सर सैंपल क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पूरा पूरा बिहार से नहीं लिया, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से लिया गया। ओके, हाँ, तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से लिया गया तो उसका जो आइडिया होगा वो डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएगा, वो पूरे बिहार के बारे में नहीं बताएगा। टेस्टिंग द मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल इन ए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, यहाँ पर लिखा है ना पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही बता रहा है। तो देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑल द हॉस्पिटल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये आपका पॉपुलेशन हो जाएगा और सैंपल हो जाएगा जो 25 सेलेक्ट हुआ है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि इन द 2011 क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, a media organization estimated that Australia would beat India by 50 runs if Australia bat first. ये उसने आइडिया लगाया। Based on the information of matches played between the two teams previously, दो टीम के बीच में जो पहले मैचेस हुए उसके बेस पर उसने आइडिया लगाया। तो which branch of स्टैटिस्टिक ये होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा या इन्फ्रेंशियल होगा? इन्फ्रेंशियल। हाँ, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट करा है कि वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ ए रूम आर मेजर्ड फॉर 24 आवर्स एट ए रेगुलर टाइम इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स। मतलब एक 24 घंटे में हमने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एक रूम का मेंटेन किया 30 मिनट से गैप कर करके, मतलब 9 बजे, फिर 9:30, फिर 10, फिर 10:30 ऐसे। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्रॉस सेक्शनल डेटा या टाइम सीरीज डेटा है? टाइम सीरीज डेटा। ओके, नहीं, आप आंसर तो लिखा, आप देख के बता सकते हो, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा आपको नहीं समझ आया तो पूछो, और समझ में आ रहा है तो फिर ठीक है। आप अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बता रहे हो, ऐसा मैं समझ रहा। आंसर तो लिखा है। फिर कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज सोशल मीडिया पोस्ट, स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर? अनस्ट्रक्चर्ड। हाँ, क्लियर है, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना इसमें। फिर कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल इज द क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट सिटिंग फॉर ए जॉब इंटरव्यू। एक जॉब इंटरव्यू लोग बैठे हैं और उनका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका न्यूमेरिकल है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैंने आपको नहीं बताया कि न्यूमेरिकल को बोलते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी, एंड कैटेगोरिकल को बोलते हैं क्वालिटेटिव, यहाँ क्वालिटी। तो ये भी अलग, इनके दोनों नाम है। तो यहाँ से अगर कोई नाम दूसरा ही नाम यूज होता है कोई क्वेश्चन में तो आप कंफ्यूज मत होना, न्यूमेरिकल का ही बोलते हैं क्वांटिटेटिव और कैटेगोरिकल का ही नाम है क्वालिटेटिव। तो ये डेटा जो होगा उनका जॉब इंटरव्यू के लिए, उनका क्वालिफिकेशन जो है न्यूमेरिकल है, कैटेगोरिकल है, न्यूमेरिकल एंड डिस्क्रीट एंड न्यूमेरिकल एंड कंटिन्यूस। अब यहाँ पर देखिए दो वर्ड है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ये चीज मैं आपको समझा दूं, पहले नहीं एक्सप्लेन किया था। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का मतलब है, कंटिन्यूस वो हो गया जिसमें होगा 1 2 3 4, ये कंटिन्यूस हो गया, नहीं सॉरी, ये डिस्क्रीट होगा जिसमें 1 2 3 4 होगा। और कंटिन्यूस का मतलब जहां पे पॉइंट आ जाएगा, 1.1 हो गया या 1.5, जिसमें पॉइंट वैल्यूज आ जाएंगी वो कंटिन्यूस हो गया। तो डिस्क्रीट का मतलब आपको काउंटिंग में होंगे 1 2 3 4, और कंटिन्यूस का मतलब डेटा आपका पॉइंट में आ जाएगा तो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो न्यूमेरिकल है, कैटेगोरिकल है, न्यूमेरिकल एंड डिस्क्रीट है, न्यूमेरिकल एंड कंटिन्यूस है। क्या है क्वालिफिकेशन? कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल है, न्यूमेरिकल तो है नहीं, उसमें आपको कोई कैलकुलेशन कर नहीं पाओगे, तो कैटेगोरिकल होना चाहिए, क्वालिटेटिव डेटा होना चाहिए। आंसर देखिए बी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है?
if addition subtraction can be performed on a variable then the scale of measurement of variable could be, अगर किसी पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम परफॉर्म कर पा रहे हैं तो वो उसका स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या हो सकता है? ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल या नॉमिनल, क्या हो सकता है? रेशियो एंड इंटरवल। हाँ, रेशियो एंड इंटरवल हो सकता है। आपने अभी पढ़ा कि इंटरवल पे जो है आपको प्लस माइनस कर सकते हो, रेशियो पे प्लस माइनस गुणा भाग चारों कर सकते हो, तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल हैव नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। नॉमिनल स्केल किसका किसका है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन, हेयर कलर, ब्रांड नेम ऑफ मोबाइल फोन। तो इसमें बताओ नॉमिनल स्केल में कौन कौन से आएंगे? नॉमिनल स्केल में कौन कौन से आएंगे? हाँ, नेम मोबाइल फोन आएगा। अच्छा, हेयर कलर भी होना चाहिए। हेयर कलर भी आना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नॉमिनल स्केल क्या होता है? नॉमिनल स्केल होता है जिसको आप ऑर्डर में नहीं लगा सकते। जैसे मैंने बताया था ब्लड ग्रुप, नाम, उसका ऑर्डर नहीं हो सकता। तो हेयर कलर का कोई ऑर्डर होगा? आपने ग्रीन ब्लू ऐसा कर दिया तो कोई ऑर्डर तो है नहीं कि ग्रीन पहला आएगा, ब्लू बाद में आएगा, ब्लैक ऐसे आएगा, कोई ऑर्डर है नहीं। कैटेगरी आप बना सकते हो, तो ये नॉमिनल स्केल हो जाएगा। ब्रांड नेम ऑफ मोबाइल फोन, सैमसंग ज्यादा है, एप्पल फर्स्ट है, सैमसंग सेकंड है, ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो हम बनाते हैं। तो ऐसा कोई इसमें कोई कैटेगरी ऐसे मतलब उनका प्रायोरिटी वो है नहीं, रैंकिंग है नहीं, तो ये नॉमिनल स्केल में आएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप ऑर्डर लगा सकते हो, क्योंकि कोई बंदा अगर मानते हैं 10th है, कोई बंदा 12th पास है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, तो इसमें एक ऑर्डर आ जाएगा ना, कौन फर्स्ट आता है कौन सेकंड आता है, तो ये नहीं होगा। तो नॉमिनल स्केल में आपका बी और सी होना चाहिए। और डी है नंबर प्लेट ऑफ कार। तो नंबर प्लेट ऑफ कार भी आपका जो होगा वो नॉमिनल स्केल में, कोई ऑर्डर नहीं होगा। हालांकि नंबर प्लेट ऑफ कार में आप देखोगे तो रहता है आपका 007 नंबर्स रहते हैं, बट वो कोई ऑर्डर नहीं, कोई फर्स्ट है सेकंड है, तो आपका नॉमिनल स्केल में आएगा। क्लियर? ये डेटा आप समझना शुरू कर दो, ये बहुत ये अभी शुरुआत थी स्टैटिस्टिक की, यहाँ से आप कंफ्यूजन नहीं होना, आगे मतलब बहुत कुछ है खिचड़ी, तो इन चीजों में आपको कहीं डाउट नहीं चाहिए। इसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, आपको उतना चीजें क्लियर होंगी। अभी हम आपको और पीवाईक्यूज देंगे, आप पहले जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देंगे, तो जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्लियर होगा कि हाँ मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ मैं गलती कर सकता हूँ एग्जाम में, कहाँ मिस्टेक्स हो सकती है। तो जितना हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना चीजें क्लियर होगी। तो नंबर प्लेट ऑफ कार्स क्लियर है? नो, हाँ बोलो। और जैसे आपका मतलब इधर आंसर है बी सी डी, मतलब एग्जाम में भी ऐसे होते हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर 2 या 3 हो सकते हैं? हाँ, आपका ऐसे ऑप्शन रहेगा। मैं आपको एग्जाम वाला चीज बता दूं कि एग्जाम में ऑप्शन होगा, ऐसे 4 ऑप्शन दिए। तो एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में क्या होगा कि एक सही होगा, कोई एक इसमें सही है। एक होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, एमएसक्यू। तो एमएसक्यू में होगा कि 3 सही है। तो अब ये मैं बता दूं कि मान लेते हैं कि ये है आपका एमसीक्यू, इसमें एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक ही आंसर सही है, और एक आंसर मान लेते हैं इसमें आपका बी सही है। आपने बी सही कर दिया तो 3 नंबर मिलेगा, कुछ और किया तो 0 नंबर मिलेगा। अब यहाँ एमएसक्यू है, इसमें 3 ऑप्शन सही हैं और 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें तीनों ऑप्शन एक एक नंबर के हो गए। अगर आपने एक सही किया तो 1 नंबर मिलेगा, 2 सही किया 2 मिलेगा, 3 सही किया 3 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपने गलती से 2 सही और 1 गलत टिक कर दिया, मान लेते हैं आपने ये वाला मैं कलर चेंज करता हूँ, आपने ये टिक कर दिया और ये टिक कर दिया, एक सही और एक गलत, तो आपका 0 हो जाता है। आपने 2 सही किया और 1 गलत कर दिया तो 0 है, एक भी गलत आंसर सेलेक्ट किया तो 0 हो जाएगा। इसलिए जो इस तरह का क्वेश्चन होगा मल्टीपल सेलेक्ट वाला, इसमें आप वही आंसर सेलेक्ट करना जो आपको गारंटेड सही है। जैसे मान लो आपको हेयर कलर पर कॉन्फिडेंट है कि ये सही है तो ये सेलेक्ट कर दिया, ये आपको सही है ये सेलेक्ट कर दिया। जो वहां पे डाउट हो उसको मत करना, क्योंकि डाउट वाला में अगर गलत कर दिया तो फिर आपका पूरा 0 हो जाएगा। और सर मतलब एग्जाम में ऐसे मेंशन सेक्शन होते हैं कई, एमएसक्यू एमसीक्यू? हाँ, उसमें रहेगा। देखो आपके जब आप थोड़ा आप उस पे आओगे ना, आप आईटीएम के कोई क्वेश्चन सॉल्व करके आपको पोर्टल पता चल जाएगा। उसमें क्या होगा कि ये जो ऑप्शन होंगे ना सिंगल ऑप्शन वाले,
उसका जो आपको टिक वाला रहेगा वो गोल गोल ऐसे रहेगा, जिसमें से आप एक टिक करोगे, दूसरा टिक करोगे तो ये अनचेक हो जाएगा, ये चेक हो जाएगा, इसको टिक करोगे तो वो सब अनचेक होकर एक चेक हो जाएगा। और ये वाले जो ऑप्शंस रहेंगे सेलेक्ट करने के लिए, ये आपको बॉक्स रहेगा, इस टाइप का रहेगा। इसमें क्या है कि आप 2 3 जो भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो अनचेक नहीं होगा। इसमें दूसरा करने पर ये अनचेक हो जाएगा और इसमें आप ज्यादा कर सकते हो, इस टाइप का होगा। और जो अभी आप IITM के पोर्टल पे सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो यही है कि मल्टीपल सेलेक्ट वाले में आप तुक्का मत मारना, उसमें जो कॉन्फिडेंट है वही सेलेक्ट करना। अदरवाइज आपको लगेगा कि ऐसे भी ऑप्शन है जिसके 10 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन में 5 सही है, आपने 4 सही लगाया, एक गलत कर दिया, आपका 0 मार्क्स हो जाएगा। और सिर्फ 4 सही करके छोड़ दिया तो कम से कम 4 मार्क्स तो मिलेगा। ये चीज होती है। दूसरा चीज होगा कि आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे, मान लेते हैं उसमें 10-12 क्वेश्चन होंगे, वो आपको 50 नंबर के आधार पे क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जैसे आप मान लेते 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 सही है, तो एक ऑप्शन का 1.5 मार्क्स है, तो ये 1.5 जब उसको 100 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। और हम मान लेते हैं कि अगर आपका पूरा 100 करने पर 3.5 आ रहा है तो 4 कर देते हैं, 0.5 को इंक्रीज कर देते हैं। ओके, देन ये हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस थे वो कर लिए। अगला से वीक 2 शुरू होता है। अब जो आपने सवाल किए हैं उसमें अगर कोई डाउट्स है तो आप बताओ कि इस एक्टिविटी में इस वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट था, ये नहीं समझ में आया, पूछो। सर वो केसेस एंड वेरिएबल्स वाला एक क्वेश्चन था फर्टिलाइजर वाला। फर्टिलाइजर वाला मैं खोलता हूँ, बताना कि हेडिंग किस चीज के अंडर में है वो चीज। पता नहीं सर ध्यान है, एक्टिविटी था या फिर ग्रेडेड था, याद नहीं था। वो इसमें था सर, स्ट्रक्चर डेटा में। नहीं क्वेश्चन बोल रहा एक्टिविटी में क्वेश्चन, था, ओके। प्रैक्टिस में था, या कहाँ पे था वो क्वेश्चन? मैथ में नहीं है तो मैथ का स्टेट्स में आपका एक्टिविटी वाला है। एक्टिविटी का तो सोल्यूशन मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं वीडियो में, वो आप देख लिए होंगे। अगर नहीं भी, अगर तो वो चीज है यहाँ समझ नहीं आया तो आपको एक्टिविटी का वीडियो बना हुआ है सोल्यूशन का, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। एक्टिविटी सोल्यूशन वीडियो है ना ये, ऑल एक्टिविटी सोल्यूशन, इसमें आपको आ जाएगा। फिर आता है प्रैक्टिस असाइनमेंट। प्रैक्टिस असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको शो कर रहा हूँ, बताना अगर क्वेश्चन आपने किया तो पता जाएगा। यहाँ पर हाइट वेट का है, विच आर द फॉलोइंग आर न्यूमेरिकल वेरिएबल। न्यूमेरिकल इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं ऐसा चला क्या इधर से खोलता हूँ, जैसा मैंने यूजर साइड से आपको पता चले। स्टैटिस्टिक का ग्रेडेड हो गया, और प्रैक्टिस वाला तो बड़ी सही तरह ये हो गया। हमने देखा नेक्स्ट पेज में डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंशियल, फिर है प्रैक्टिस असाइनमेंट पे। ये डेटा है, इसमें पूछ रहा है कि कैटेगोरिकल है कि क्या है। ये है, मैं क्वेश्चन आपको शो कर रहा हूँ। क्वेश्चन में ये एक रेटिंग वाला है। यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल इज रेटिंग गिवन बाय ईच यूजर ऑन ऐप। डिस्क्रीट न्यूमेरिकल वेरिएबल है और 1 2 3 4 की रेटिंग है। देन कह रहा है कि ओवरऑल व्हाट इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट रेटिंग गिवन बाय द यूजर। ये इंटरवल है, इंटरवल ये है क्योंकि मैंने बताया। ऑर्डिनल नहीं हो सकता, ऑर्डिनल नहीं हो सकता क्या? ऑर्डिनल नहीं हो सकता क्या? देखो ऑर्डिनल ये हमारा रेटिंग है 1 2 3 4 नंबर्स आ गए ना, तो ऑर्डिनल तभी होगा जब वो कैटेगोरिकल डेटा होगा। जैसे वो न्यूमेरिकल में चला गया, फिर वो या तो इंटरवल होगा या रेशियो होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई तो इसका मतलब है तो इंटरवल या रेशियो होगा। ऑर्डिनल और नॉमिनल होंगे जहां पर कैटेगोरिकल होगा, वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होगी, ऑर्डिनल और नॉमिनल। अच्छा ठीक है। What kind of variable is the overall rating of an app on Play Store? तो ये आपका कंटिन्यूअस आ जाता है न्यूमेरिकल वेरिएबल। न्यूमेरिकल है, कंटिन्यूअस का मैंने बताया कि जिसमें आपका पॉइंट वैल्यूज आ जाती हैं। तो जो प्ले स्टोर पे होते हैं कि 4.3 4.5 रेटिंग होती है, तो वो कंटिन्यूअस में आ गया। डिस्क्रीट का मतलब 1 2 3 4 बस हो, उसमें पॉइंट वैल्यू नहीं हो तो डिस्क्रीट होगा, अगर पॉइंट वैल्यू आ गई तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, ये हो गया। देन नेक्स्ट, ये नेम एज सू मटेरियल पर्पज ये है।
So is the sample representative of the 7 number. How many variables of the cat? इसी क्वेश्चन पे इसी क्वेश्चन नहीं ठीक है ठीक। कौन बोला, कोई नया पर्सन आया क्या? कौन है? बजरंग, विशाल, सैयद। सैयद को भी बुलाते हैं। आ जाओ भाई सैयद। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। सर नहीं है यार, भैया बोल लो, तुम साथ में पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये चीज है। आप सर ही हुए ना? हाँ ठीक है, कोई। तो ये हम थे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे कुछ पूछ रहे थे, कोई किसी को डाउट? तो सर हाउ मेनी वेरिएबल्स फ्रॉम द कलेक्टेड सर्वे डेटा आर कैटेगरिकल, एक बता अच्छा ठीक है। पहला कह रहा है कि इज द सैंपल ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पर आपको डेटा पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो ये कह रहा है, तो जूम करने के चक्कर में और ये हो गया, फुल स्क्रीन करते हैं। हाँ, ये कह रहा है कि कार्तिक वांट्स टू स्टार्ट ए शू प्रोडक्शन कंपनी फॉर ऑल द इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट के लिए शू प्रोडक्शन कंपनी खोलना है। टू एनालिसिस पब्लिक प्रेफरेंसेस ही हायर्स ए टीम ऑफ मार्केट रिसर्चर हु कंडक्ट मार्केट रिसर्च इन 2 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। उसने पूरा इंडिया के लिए मार्केट खोलना, लेकिन उसने रिसर्च कराया आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। द मार्केट रिसर्च टीम प्रिपेयर्स ए फॉर्म टू कलेक्ट द डेटा, और ये डेटा आया। तो इसलिए भी पूछ रहा है कि इस द सैंपल जो है वो सही है या गलत है। तो सैंपल हमारा जो होगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उसको पूरा इंडिया के लिए खोलना है। तो उसको जो सैंपल बनाया उसने आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से बस लिया, तो इसलिए सैंपल ये फॉल्स हो गया। ठीक। अब आता है हाउ मेनी वेरिएबल फ्रॉम द कलेक्टेड सर्वे डेटा आर कैटेगोरिकल। तो कैटेगोरिकल का मतलब मैंने वही बताया था आपको कि इसमें जो होगा आपका वो नहीं होगा। क्या मतलब? नंबर्स नहीं होंगे। यहाँ पर नंबर्स, न्यूमेरिकल डेटा आ गया तो न्यूमेरिकल हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से हमारे कैटेगोरिकल डेटा है। तो यहाँ पर हमारे जो नेम है, ये नेम तो हमारा हो जाएगा केसेस या ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। नेम हमारे जो राहुल, जोसेफ, सत्या, क्रिश, ये हमारे हो गए और केसेस हो गए। देखिए, जो भी डेटा हमारा होगा टेबल फॉर्मेट में होगा, यहाँ पे आपको एक केसेस फिक्स करना होगा कि ये डेटा है किसके बारे में। तो जैसे ही केसेस आप फिक्स कर लोगे, तो फिर आप ये डिफाइन कर पाओगे कि बाकी वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो हमारे केसेस यहाँ पे राहुल, जोसेफ, ये सब केसेस हैं, इनके बारे में डेटा है। तो हमारे वेरिएबल क्या क्या होगा फिर? एज, शू मटेरियल, पर्पज, प्राइस रेंज और सजेशन, ये हमारे वेरिएबल्स हो। तो डेफिनेटली एज हमारा जो है वो हमारा जो है नंबर्स है, इसमें ये न्यूमेरिकल डेटा है। शू मटेरियल, पर्पज, प्राइस रेंज और सजेशन, ये 4 हमारे जो है वो कैटेगोरिकल डेटा में आएंगे। ये इसमें हम कैटेगरी बना सकते हैं, जिसमें से अगर हम शू मटेरियल की बात करें, लेबर, रबर, सिंथेटिक, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, नॉमिनल डेटा हो गया। पर्पज हम करें फॉर्मल, स्पोर्ट्स, ये भी नॉमिनल डेटा हो गया। प्राइस रेंज की बात करेंगे हाई, मीडियम, लो, इसमें एक ऑर्डर है। तो ये हमारा कैटेगोरिकल है, लेकिन प्लस ऑर्डिनल भी है, क्योंकि इसमें ऑर्डर है। और सजेशन जो हो गया क्वालिटी, ये सब सजेशन, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ये भी हमारा नॉमिनल डेटा में इसको आ जाएंगे, इसको कोई कैटेगरी नहीं। तो इसमें 4 हो गए हमारे वेरिएबल जो हो गए वो कैटेगोरिकल हो गए, और 1 2 3 4 ये 4 वेरिएबल। विच आर द कलेक्टेड डेटा इज अनस्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर कौन सा है? वो सजेशन जो है अनस्ट्रक्चर डेटा है, बाकी सब स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट। यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डेटा टू आंसर 9 10 11 क्वेश्चन। और इसमें देखिए बाइक का ब्रांड है, बाइक का नेम है, माइलेज है, डिस्प्लेसमेंट इन सीसी, नंबर ऑफ सिलेंडर, मैक्स पावर, मैक्स टॉर्क, फ्रंट, ये सब डेटा है बाइक का। नरेश इज ए बाइक enthusiast and wants to know about the specification of all the major bikes available in the market. We collect data for the different bike models which is given in table. तो अब ये टेबल आपको मिल गया, तो इसमें आप देखो कौन सा आपका ऑब्जर्वेशन है या केसेस है, कौन से वेरिएबल है। तो अब ये आप देखो कि ऑब्जर्वेशन केसेस डिसाइड करने के लिए आपको फिक्स करना होगा कि कौन सा ऐसा चीज है जिसका नाम लेने से हम एक उसके रो को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर होंडा भी है, यामाहा, सुजुकी और यामाहा, ऐसे सब है। लेकिन हम होंडा बोलेंगे तो होंडा यहाँ भी है और होंडा भी है, नहीं होंडा तो एक ही है, लेकिन यामाहा भी है। कि सुजुकी के 2 कॉलम है, यामाहा का भी है, रॉयल एनफील्ड, इस तरह टीवीएस के बहुत सारे। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन या केसेस नहीं हो सकते। अब हम बाइक नेम अगर कहें होंडा सीबीआर दिस, यामाहा दिस, सुजुकी दिस, तो ये सब बाइक यूनिक है। तो ये जो है हमारे ऑब्जर्वेशन या केसेस हो जाएंगे यहाँ पे, जो बाइक के नेम। बाकी हमारा सब वेरिएबल हो जाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर केस आर ऑब्जर्वेशन फॉर द गिवन बाइक। तो केसेस में आपका केटीएम, ये ड्यूक, यामाहा MT-09, ये आपका केसेस से ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। यामाहा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ये नहीं है केसेस, तो ये 2 केसेस हो गए। एक्सक्यूज मी सर। बोलो।
सर इसमें केसेस सेम नहीं हो सकते क्या? केसेस कभी भी केसेस सेम नहीं हो सकते क्या? मतलब दो बाइक के नाम सेम ही है पूरा टोटली। नहीं, केसेस का मतलब ये होता है ना कि देखिए, हमने कहा कि हम जो स्टडी करते हैं वो केसेस पे करते हैं ना, कि हम 4 लोगों पे स्टडी किए तो 4 हमारे केस हो गए, फिर उनके हमने डेटा कलेक्ट किए। तो केस जो होगा वो एक केस का मतलब एक ही रो होगा, उसमें फिर उस नाम से दूसरा रो नहीं होगा। ठीक, जैसे अब ओके। यहाँ पर करें सुजुकी GSX S750, तो एस ये इसके नाम से एक ही रो है, फिर इसके नाम से कंफ्यूजन नहीं हो कि इसका डाटा यहाँ भी है, इसका डाटा यहाँ भी, फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ, उस चीज का डाटा एक ही लाइन में होगा। तो वो चीज हो जाएगा हमारा केसेस। तो यहाँ पर केसेस ये दोनों होंगे, और यमहा केसेस नहीं होगा, क्योंकि यमहा से आपको कोई भी एक फिक्स लाइन पता नहीं चल रही। यमहा के नाम से यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 लाइनें हैं, यहाँ तीसरी लाइन है, 3 लाइन है, तो ये कोई केस नहीं हुआ। केस का मतलब कि कोई एक ऐसा केस है जिसके बारे में हमने स्टडी किया है। जी। फिर कह रहा है कि कंटिन्यूअस वेरिएबल कौन से। कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब मैंने बताया जो पॉइंट में वैल्यू होगी, माइलेज पॉइंट में होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉइंट में होगा, नंबर ऑफ सिलेंडर पॉइंट में नहीं होगा, ये 1 2 3 4 होगा, डिस्क्रीट होगा, एवरेज रेटिंग पॉइंट होगा। तो जो पॉइंट वैल्यू होंगे वो कंटिन्यूअस में जाएंगे। फिर स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, ट्रू सिंस द सैंपल इज ए सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, true because the sample is a subset of the population and we derive the properties of population like mean median from the sample. Okay, false, sample need not to represent the population. तो यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सा सही है वो फाइंड आउट करना था। तो कह रहा है कि ट्रू है क्योंकि हमने पॉपुलेशन का सिंस द सैंपल इज सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखा यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में आपको एक सही चुनना है। तो पहला कह रहा है कि ट्रू है सिंस द सैंपल इज सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का सबसेट है सैंपल। ये लाइन भी आपको सही लग रही है, लेकिन सेकंड लाइन ज्यादा सही लग रही है, तो इसलिए सेकंड लाइन को टिक करना है। अगर एक ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन होता तो दोनों स्ट्रिक कर लेते, लेकिन एक ही को चूज है। तो ट्रू बिकॉज द सैंपल इज सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन एंड वी डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉपुलेशन लाइक मीन मीडियन फ्रॉम देयर। अभी मीन मीडियन के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, आगे वीक में आएंगे। तो ये चीज है। नेक्स्ट पेज पे ये खत्म हो गया। ओके, तो ये था हमारा प्रैक्टिस असाइनमेंट। देन आपका ये असाइनमेंट वाले क्वेश्चन थे, ये क्विज वाले 10 क्वेश्चन है, इसके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें क्या होगा कि सोल्यूशन जो आपको मिलेगा, जरूरी नहीं कि आपके जो क्वेश्चन है उसी का सोल्यूशन हो, उससे रिलेटेड डाटा डिफरेंट हो सकते हैं। आपके जो अभी ये ग्रेडेड असाइनमेंट ही है, या जो आपका ग्रेडेड असाइनमेंट है आपका वीक 1 में आएगा, उसी का सोल्यूशन है, उसी से बेस पे क्वेश्चन होंगे। बट मेरे को आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, आई थिंक। क्लियर है? अभी ब्रेक हुई है? कब से ऐसा है? अभी ठीक है? ये अभी हुआ था जस्ट कुछ। हाँ, अभी आ रही। ओके, तो अभी जो आपको 4 वीक के कंटेंट मिलेंगे उसमें आपको ग्रेडेड असाइनमेंट मिलेगा, जिसका आपको मार्किंग होगी, आपको आंसर करना होगा। आप प्रैक्टिस असाइनमेंट भी आप सॉल्व करना, प्रैक्टिस असाइनमेंट का बोनस मार्क्स मिलता है, तो वो भी सॉल्व करना। वो लिखा है कि नॉन ग्रेडेड है, लेकिन उसका बोनस आपको लास्ट में ऐड होगा, तो वो भी आप टिक करना। तो ये जो हमने आपको असाइनमेंट दिए हैं आपके ग्रेडेड वाले से ही उठाए हैं। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके में रहे, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे ही हो बट डिफरेंट हो जाए। तो जो सोल्यूशन है इसमें आपको सोल्यूशन सब चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, और ये हो सकता है कि आपका डेटा डिफरेंट हो, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन हो, तो इसके लिए आप ये चीज रेफर कर सकते हो। और उसके बाद भी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, अगर अभी नहीं बना है, कोई आपने किया है तो पूछ लो, अगर नहीं बनता है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो। अरे क्वेश्चन था। बोलो। मतलब अब जो है क्वालिफायर का कोर्स स्टार्ट होता है IITM का ऑफिशियली, तो हम वो लेक्चर्स को छोड़ के आपके ही लेक्चर्स लेके वहां से तो बस ग्रेडेड असाइनमेंट और प्रैक्टिस असाइनमेंट करें तो हो जाता ना? हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूँ कि आप थोड़ा उनसे ट्यून होने के लिए उनका कोई लाइव क्लास कोई एक आध दो देख लेना, इसलिए मैंने उसका भी प्लेलिस्ट शेयर किया, ताकि आपको ऐसा ना लगे आप हिंदी में सारी चीजें आप पढ़ तो लिए, लेकिन बाद में आपको बर्डन पड़ जाए अगर आप नहीं हमारे यहाँ से नहीं करो। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा बहुत वहाँ पे देखो, बट आपको सारी चीजें यहाँ पर कवर कर दी जाएंगी, कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो, यही सारे क्वेश्चन वहां रहेंगे, एक्टिविटी वाले क्वेश्चन यही रहेंगे, प्रैक्टिस और ग्रेडेड वाले भी क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। हो सकता है थोड़ा डेटा चेंज कर दे, इधर उधर करते हैं, बट क्वेश्चन लगभग यही सही रहेगा। ओके भैया मुझे ये पूछना था, मतलब जैसे कि अभी इसके नोट्स किधर अवेलेबल होंगे, जो हमने अभी वीक 1 और वीक 2 पे देखा? अभी ये जो मैंने आपसे जो पढ़ा है ये वाले नोट्स मैं अभी उसी में डाल दूंगा, वीक 1 के अंदर में डाल दूंगा PDF। आवाज नहीं आ रही भैया। मैं कह रहा हूँ कि इसका नोट्स मैंने जो अभी पढ़ा रहा था वो चीज मैं डाल दूंगा, अभी उसी में वीक में डाल दूंगा।
ओके सर। और कुछ? मैथ का कितने बजे है सर? आज सिटी है, रात में 9 बजे का टाइमिंग है, 9 बजे के लगभग करेंगे सिटी। और मैथ्स कल? मैथ कल करेंगे। ओके।